अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा किया कि आप लोग यहां आ गए। हाँ, उन बेवकूफों की बातों से परेशान नहीं हुए जो कह रहे थे कि मार्क्स मर चुका है। हाँ, मैं मर चुका हूं। और नहीं भी, तुम इसे एक डायलेक्टिक्स कह लो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां कैसे पहुंचा। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वैसे भी मुझे यहां नहीं आना था, मुझे तो सोहो जाना था, क्योंकि लंदन में मैं वहीं रहता था। लेकिन इन बाबुओं की वजह से मैं यहां गया। तो खैर, ये रहा मैं, कार्ल मार्क्स, न्यूयॉर्क के सोहो में। कोई बात नहीं, न्यूयॉर्क आने की ख्वाहिश मुझे हमेशा से थी। Cheers. मैं यहां क्यों लौटा हूं? अपने नाम पर लगा दाग मिटाने। ये तुम्हारे अखबार पढ़ता रहता हूं, कहते हैं कि मेरे विचार मर चुके हैं। इसमें नई बात कहां है? और ये जोकर पिछले 100 सालों से यही कह रहे हैं। और कभी तुमने सोचा है कि मुझे बार बार मुर्दा करार देने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ती है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए ही सही मैंने वापस आने का अधिकार मांगा, लेकिन वहां भी नियम है। बताया ना, बाबूगिरी। वहां पढ़ने देते हैं, लिखने देते हैं, झांकने भी देते हैं, लेकिन कहीं आने जाने पर सख्त मना है। तो जाहिर सी बात है मैंने विरोध किया, और कुछ लोग भी मेरे पक्ष में खड़े हुए, जैसे सुकरात ने घोषणा की कि यात्राहीन जीवन निरर्थक है। गांधी ने खाना नहीं खाया। मदर जोन्स ने धरने की धमकी दी। मार्क ट्वेन भी मेरे पक्ष में था, लेकिन अपने निराले ढंग से। बुद्ध ने आंखें बंद की और ओम का लंबा जाप किया। और बाकी सब चुप थे। पता नहीं क्यों, पता नहीं उनके पास खोने को अब क्या बचा था। हाँ, तो मैं वहां भी बागी बन गया हूं, और वहां भी प्रतिवाद की जीत हुई। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन 1 घंटे में लौट आना। और ध्यान रहे, बगावत मत फैलाना। वहां बोलने की आजादी तो है, लेकिन एक हद तक। वे लिबरल्स हैं। तो जाओ और कह दो सबसे कि मार्क्स लौट आया है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। एक बार पीपर से मैंने ऐसा कहा था, तो उसकी हालत लगभग पस्त हो गई थी। हाँ, उन दिनों हम लंदन में थे। मैं, जेनी, हमारे 2 बच्चे, 2 कुत्ते, 3 बिल्लियां, 2 पंछी, लगभग अधमरे। डीन स्ट्रीट पर हमारा घर था, और घर के सामने शहर का तमाम कचरा। मैं लंदन में था क्योंकि यूरोप से मुझे निकाल दिया गया था, और सबसे पहले मुझे अपनी ही धरती राइनलैंड से निकाला गया। वहां में एक गैर क्रांतिकारी जर्मन अखबार दी राइनिसे जीतुंग का संपादक था। लेकिन सच बोलना अपने आप में सबसे बड़ी क्रांति है। मामला यह था कि अमीरों की जागीर से ईंधन, सूखी लकड़ी चुराने के जुर्म में पुलिस कुछ गरीबों को गिरफ्तार कर रही थी। मैंने इसके विरोध में संपादकीय लिखा, तो पुलिस ने अखबार सेंसर करने की धमकी दी। मैंने लिख दिया कि जर्मनी में प्रेस आजाद नहीं, तो पुलिस ने मुझे सही ठहराने की ठान ली और अखबार बंद करने लगी। हम भी बागी हो गए। यही तो होता है
गलती हुक्मरान करता है और रेडिकल अवाम को बनना पड़ता है। गीतों के आखिरी संस्करण में लाल बड़े अक्षरों से लिखा था रिवोल्ट, और उन्होंने चढ़कर मुझे राजलैंड से निकाल दिया। मैं पेरिस चला गया और राजनीतिक रेफ्यूजीज और कहां जाएंगे। और पेरिस ऐसी जगह है जहां तुम रात भर कैफे में बैठकर अपनी झूठी क्रांति की डींगे हाँक सकते हो। सुनो, अगर तुम लोगों को कोई यहां से निकाल दे तो तुम लोग पेरिस चले जाना। पेरिस हमारा हनीमून था। जैनी ने एक छोटा सा घर ढूंढा और हम खुश थे। लेकिन मेरे पेरिस होने की खबर जर्मनी पहुंच गई और जर्मनी से पुलिस पेरिस मेरे घर आ गई, मुझे वहां से निकाल दिया। और जब मैं बेल्जियम गया तो मुझे वहां से भी निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि ये अंतरराष्ट्रीयतावादी चेतना मजदूरों से पहले पुलिस में आ गई थी। उसके बाद मैं लंदन गया। हाँ, वही लंदन जहां दुनिया भर के तमाम भगोड़े पनाह लेते हैं। ये अंग्रेज बड़े उदार होते हैं दोस्त, लेकिन अपनी उदारता की शेखी बगारने से कभी नहीं चुक। डॉक्टर्स ने कहा था कि खांसी चली जाएगी 1858 में। खैर, तो मैं पीपर की बात कर रहा था। हाँ, पीपर यूरोप के तमाम निर्वासित लंदन के मेरे घर में आते रहते थे और पीपर उन्हीं में से एक था। नालायक मुझसे 6 इंच की दूरी पर खड़े होकर बात करता था ताकि मैं बच न निकलूं। और मेरी दिल की बात है मुझी से कहता। मैं कहता, पीपर मेरी लाइनें मेरे सामने मत दोहराया करो। गुस्ताखी ये कि वो बोलता दास कैपिटल का अंग्रेजी में अनुवाद करेगा। अंग्रेजी की एक लाइन उससे ठीक से बोली नहीं जाती। हालांकि अंग्रेजी एक खूबसूरत जुबान है, शेक्सपियर की जुबान। अगर शेक्सपियर पीपर की अंग्रेजी की एक लाइन भी सुनता तो वो जहर खा लेता। हाँ, लेकिन जैनी को उससे हमदर्दी थी। वो उसे हमारी दावतों पर बुलाती रहती थी। और एक शाम पीपर ने लंदन की मार्क्सवादी मंडली की घोषणा की। मैंने कहा, पीपर ये क्या है, क्या है? और डॉक्टर मार्क्स, हम आपके लिखे पर चर्चा करेंगे, आपके लेखों को पाठ करेंगे और आपकी लिखी एक एक बात पर हमें घोर विश्वास होगा। डॉक्टर मार्क्स, घोर विश्वास? मैंने कहा, हाँ, हमें बड़ा गौरव महसूस होगा डॉक्टर मार्क्स। क्या आप हमारी आने वाली सभा को संबोधित करेंगे? मैंने कहा, नहीं। क्यों डॉक्टर मार्क्स? क्योंकि पीपर मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। मुझे शिकायत उसकी अंग्रेजी से नहीं थी। मेरी अंग्रेजी भी कभी ठीक नहीं रही। मुझे शिकायत थी तो उसकी सोच से। हाँ, वो लगभग मेरी बातों को रट लेता था और लोगों के सामने जाकर उनकी गलत बयान नहीं करता। और जब कोई से टोकता तो वो कट्टरपंथियों की तरह उनसे भिड़ जाता। और एक दफा मैंने जैनी से पूछा, जैनी बताओ, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? तो जैनी ने कहा कि मजदूरों की क्रांति के ना होने का। नहीं, मजदूरों की क्रांति होकर रही। मुझे डर है कि पीपर जैसे लोग सत्ता में आ जाएंगे। ये गुंडे, बड़बोले, कट्टरपंथी मेरी बातों को जोड़ तोड़कर बोलने लगेंगे। मजदूर वर्ग की अगुवाई करेंगे, लेकिन मेरी बातों को समझे बिना ये लोग एक नया धर्म रच देंगे, समाज को नए सिरे से नए वर्गों में बांट देंगे। उसके बाद मारकाट, खून खराबा, हड़ताल, और ये सब होगा साम्यवाद के नाम पर। हाँ, आजादी का साम्यवाद 100 साल पीछे चला जाएगा। ये पूरी दुनिया को पूंजीवादी साम्राज्य और साम्यवादी साम्राज्य में बांट देंगे। ये हमारे प्यारे सपने पर इतना कीचड़ छीट जाएंगे कि उसे धोने में कहीं और क्रांतियां लग जाएंगी। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। मैं पीपर को दास कैपिटल का अनुवाद नहीं करने दे सकता था। ये मेरे 15 साल की मेहनत है।
जिसे मैंने सोहो के बदनसीबों के बीच वक्त गुजारते हुए लिखा था। रोज सुबह मैं सोहो की गटर और खुली नालियों से होता हुआ ब्रिटिश म्यूजियम की शानदार लाइब्रेरी तक जाता और सुबह से शाम तक राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ता। रीड 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 रीड। और तुम मुझे बताओ कि राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ने से ज्यादा उबाऊ कुछ हो सकता है? राजनीतिक अर्थशास्त्र लिखना, और जब शाम को वापस आता तो फेरी बालों का शोर, क्रीमिया के जंग के अधमरे सिपाही, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर। यह था लंदन की गरीबी का नजारा। और कुछ आलोचक दास कैपिटल और दूसरी रेडिकल किताबों को भद्दे निजी अनुभव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं ओ उसके साथ तो कुछ बुरा हुआ होगा। जानना चाहते हो तो सुनो। वो रोज शाम को लाइब्रेरी से घर तक का सफर पूंजीवाद के खिलाफ मेरे गुस्से के लिए काफी था। ये दास कैपिटल में दिखलाई पड़ता है। और तुम लोग कहोगे ये तो तब की बात है, 100 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा। तब की बात? आज तुम्हारे शहर से गुजरते हुए मैंने देखा, चारों तरफ कचरा, हवा में जहरीली बू, बच्चे, औरतें, बूढ़े भीख मांगते हुए ठंड में सिकुड़े हुए मर रहे हैं। बजाय इसके कि कोई लड़की खुशी से प्रेम भरा गीत गाए, भीख मांगती हुई बच्चियां दिखी मुझे। और तुम लोग इसे प्रोग्रेस कहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मोटर कारें, हवाई जहाज, एरोप्लेन और शीशियों में बंद 1000 किस्म के परफ्यूम्स हैं। लेकिन उनका क्या, जो ठंड में सिकुड़े हुए मर रहे हैं? सरकारी रिपोर्ट, अमेरिका का कुल राष्ट्रीय उत्पाद $7,000 बिलियन। बहुत खूब, $7,000 बिलियन। लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? तुम्हें हुआ। महज 500 अमेरिकियों की दौलत $2,000 बिलियन। क्या ये गिने चुने लोग उन सबसे ज्यादा शरीफ, ज्यादा मेहनती और समाज में उस मां से ज्यादा जरूरी हैं जो ठंड में अपने बच्चों को पालती है, पोसती, गर्म रखने की कोशिश करती, लेकिन जिसके पास बिजली के पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है? केमिकल बैंक और मैनहट्टन बैंक का विशाल मर्जर, 12,000 कर्मचारियों की नौकरी गई, शेयर्स में वृद्धि। और वे कहते हैं कि मेरे विचार मर चुके हैं। ऑलिवर गोल्डस्मिथ की एक कविता है, द डेजर्टेड विलेज। जमीन बनी शिकार तमाम बीमारियों की, जमीन बनी शिकार तमाम बीमारियों की, जहां पैसे जम रहे और इंसान सड़ रहा। हाँ, सड़े हुए लोग। यही देखा मैंने तुम्हारे शहर से गुजरते हुए। सड़े हुए लोग, सड़े हुए घर, सड़े हुए स्कूल्स। लेकिन थोड़ी आगे चला तो देखता हूं कि ऊंची इमारतें, महंगे कपड़े और गहनों से खिलखिलाती औरतें, और तभी अचानक सायरन की आवाज आती है। शायद कोई स्कूल राष्ट्रीय उत्पाद से अपना हिस्सा मांगने चला गया था, गैर कानूनी तरीके से, जो कानूनन उससे चुराया गया था। इंसान बेचने और खरीदने की चीजें बनकर रह गया है तुम्हारे पूंजीवाद में, और यही तुम्हारे बाजारवाद का चमत्कार है। कमेटी को ये सब पसंद नहीं। खैर, अपने घर का किस्सा बताता हूं। जब हम सोहो में थे तो सूप के साथ उबले हुए आलू खाया करते थे, और मेरा एक दोस्त था जो बगल की बेकरी से ब्रेड दे जाता था। मैं और जैनी खाते हुए घंटों बातें करते थे, आरिश क्रांति के बारे में, सरकारों की बेवकूफियां, जला हुआ डरा हुआ प्रेस, कहीं ना कहीं चल रही खौफनाक जंग।
अब तक तो माहौल बदल गया होगा। रात को टेबल साफ करके मैं काम करने बैठ जाता, हाथ में शिगार, बगल में बियर की बोतल, एक तरफ ढेर सारी किताबें और दूसरी तरफ संसद के कागजात और मेज की दूसरी तरफ जैनी। रात भर बैठकर मेरे लिखे को साफ करती थी, मेरी भयंकर राइटिंग को शब्द दर शब्द पढ़ उसे दोबारा लिखना। रात भर। इससे ज्यादा बहादुरी का काम कुछ हो सकता है? और फिर कभी हम आर्थिक संकट में फंस जाते, दुनिया भर का नहीं, हमारे घर में पैसों की कमी। एक बार मुझे अपना रिकॉर्डो नहीं मिला तो मैंने जेनी से पूछा, जेनी 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 मेरा रिकॉर्डो कहाँ? जेनी जेनी मेरा रिकॉर्डो कहाँ? तो जेनी ने कहा वो तुम्हारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों वाली किताब, शायद तुमने पढ़ ली होगी, इसलिए मैंने उसे गिरवी रख दिया। मुझे गुस्सा आया, जेनी तुमने मेरा रिकॉर्डो गिरवी रख दिया। उसने कहा शांत हो जाओ और कहा कि पिछले हफ्ते मेरी अंगूठी गिरवी रखी थी ना, ऐसा ही था। हम सब कुछ गिरवी रख चुके थे, जेनी के घर से आने वाले तोहफे और तोहफों के खत्म होने के बाद हमारे कपड़े। आप जानती हैं लंदन की सर्दियां, मुझसे पूछिए, जिसने बिना ओवरकोट पहने सारी सर्दियां गुजारी थी। और एक बार जब मैं घर से बाहर निकला तो बर्फ में मेरे पैर जम गए थे, और जब नीचे देखा तो ध्यान आया कि जूते भी गिरवी के लिए चले गए। लेकिन जब दास कैपिटल छपा तो हमने जश्न मनाया। एंगेल्स ने हमें कुछ पैसे दिए जिससे हम अपने कपड़े और बर्तन वापस ला सके। एंगेल्स एक संत, हाँ, उसके लिए जितना भी कहा जाए कम होगा। जब भी हमारे घर में गैस, बिजली, पानी की सप्लाई कट जाती थी और हम अंधेरे में नाउम्मीद पड़े होते थे, तो एंगल्स उनके पैसे भरता था। हाँ, उसके पिता की मैनचेस्टर में फैक्ट्रियां थी। पूंजीवाद ने हमें बचाया। लेकिन एंगल्स हमेशा हमारी जरूरतों को नहीं समझ पाएगा। देखिए, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और एंगल्स वाइन की पेटियां भिजवा देता था। एक बार क्रिसमस पर हमारे पास क्रिसमस ट्री खरीदने के पैसे नहीं थे और एंगल्स शैंपेन की 6 बोतल लेकर घर आ गया। उस रात हमने एक क्रिसमस ट्री की कल्पना की, उसके चारों तरफ बैठकर रात भर शैंपेन मेरे क्रांतिकारी साथी सोच रहे होंगे कि मार्क्स नास्तिक होकर क्रिसमस मना रहा है। मानता हूं मैंने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, लेकिन क्या किसी ने भी पूरी बात पढ़ने की कोशिश की? धर्म मनुष्य के दुख, दर्द और प्रतिशोध की अभिव्यक्ति है, निर्दय विश्व का हृदय है, निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम है। मानता हूं अफीम समाधान नहीं, लेकिन उससे राहत तो मिलती है। और मुझे तो कम से कम फोड़ों के दर्द से ज्यादा ही राहत मिली। तो क्या हमारी दुनिया बुरी तरीके से फोड़ों का शिकार नहीं है?
जैनी की बहुत याद आती है। कैसे वो मेरे कहने पर हमारा सारा सामान बांध हमारी दोनों बच्चों के साथ इंग्लिश चैनल पार करते हुए आई थी और लंदन के उस दयनीय घर में 3 बार मां बनी, तीनों बच्चों को पाला, पोसा, गर्म रखने की कोशिश भी की और तीनों को एक एक करके मरते देखा। गुइडो, उसने चलना तक नहीं सीखा था। फ्रेंचेस्का, वो 1 साल की थी और उसे दफनाने के लिए मैंने 3 पाउंड उधार लिए थे। मूश 8 साल तक जिंदा तो रहा, लेकिन जन्म के बाद उसका शरीर बढ़ा ही नहीं और जब वो मरा तो हम रात भर उसकी लाश के पास जमीन पर पड़े रहे। जब एलिनोर पैदा हुई तो हम डर गए। किस्मत से उसे 2 बड़ी बहनों का साथ मिला, जेनिसिन और लॉरा। उनका बचपन ही तकलीफ में बीता। जेनिसिन पेरिस में पैदा हुई थी। पेरिस आशिकों के लिए जितना अच्छा है, बच्चों के लिए उतना ही खराब। हमारी दूसरी बेटी लॉरा ब्रेसल्स में पैदा हुई थी। ब्रेसल्स पैदा होने का शहर नहीं। लंदन में हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम हर रविवार पिकनिक मनाते थे। मैं, जेनी, बच्चे, लेंचेन। लेंचेन के बारे में बाद में बताता हूं। लेंचेन गोश्त बना लाती थी और हम साथ बैठकर खाते थे। एलिनोर सबसे छोटी थी, लेकिन गटागट बियर पी जाती थी। पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ? बच्चों को उनकी छुट्टियां तो मिलनी ही चाहिए। तो एक बार किराए के पैसों से मैंने उन्हें फ्रांस घूमने के लिए भेज दिया और एक बार किराने के पैसों से उन्हें पियानो ला कर दिया। ये गाने बजाने के शौकीन थे। एक बाप होने के नाते मुझे अपने बच्चों में भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एलिनोर, जेनी से पूछता, जेनी एलिनोर अलग है, हा? तो जेनी कहती, ओ मार्क्स की बेटी साधारण कैसे हो सकती है? वो सबसे छोटी थी, लगभग 8 साल की क्रांतिकारी जैसे। 1863 जब पोलैंड में रूसी साम्राज्य के खिलाफ क्रांति हुई तो उसने एंगेल्स को खत में लिखकर कहा कि पोलैंड के जाबाज साथियों को सलाम। और जब वो 9 साल की थी तो उसने अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन को लंबे खत में लिखकर समझाया कि गृह युद्ध कैसे जीता जाए। और सिगरेट से लेकर वाइन सब पीती थी। ऐसा नहीं था कि गुड्डे गुड़ियों से ना खेलती हो, खेलती थी, लेकिन बियर पीते हुए। और मुझसे शतरंज खेलती अक्सर जीत भी जाती। एक बार वो 15 साल की थी और लॉर्ड्स डे पर भड़क उठी कि रविवार को चर्च के नाम पर बाकी सारे काम क्यों रोक दिए जाते हैं। इसी सवाल को मुद्दा बनाकर उसने संगीत की बहुत बड़ी सभा रखी। मोजार्ट, बीथोवेन के लिखे गाने सुनने लगभग 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और ये सब गैर कानूनी था। कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। उस दिन हमने बहुत बड़ा सबक सीखा। दोस्त, अगर कानून तोड़ना है तो 2000 लोग और बीथोवेन के साथ तोड़ो। टसी, एलिनोर को हम टसी बुलाते थे। टसी और उसकी बहनों को मैं शेक्सपियर, एस्किलस और दांते पढ़कर सुनाता था। टसी शेक्सपियर की दीवानी थी। हाँ, उसका रूम लगभग छोटा मोटा शेक्सपियर म्यूजियम था और रोमियो और जूलियट की वो लाइन है, जब वो पहली बार जूलियट को देखता है, वो मुझे बार बार सुनाने को कहती है। उसके गालों की चमक देख तारे शर्मा जाए, मानो दिए के सामने सूरज। उसके आंखों की रोशनी से चिड़िया रात को चहचहाने लग जाए।
लेकिन उसे संभालना नामुमकिन था। हाँ, आप सोचिए कि आपका बच्चा रोज आपके शोध कार्य से नुक्स निकाल निकाल कर आपसे बहस करे तो आपको कैसा लगेगा। एक बार वो मुझसे भिड़ गई। मैंने अपने एक लेख में यहूदियों को पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा था, तो उसने कहा कि सिर्फ यहूदी तो नहीं जो इस लालच के शिकार हैं। मैंने कहा एलेनोर, यहूदियों को उदाहरण के लिए लिया गया है। तो एलेनोर ने जवाब में यहूदियों की धार्मिक माला पहन ली और खुद को यहूदी घोषित कर दिया, आई एम अ ज्यूश। और जब मैंने हार मान के कंधे सुकोड़ लिए तो उसने कहा, ओह ऐसा यहूदी करते हैं। उसे पता था कि मेरे पिता पहले यहूदी थे, लेकिन जर्मनी के नागरिकों में यहूदियों के खिलाफ नफरत देखकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वो मुझसे पूछती, मूर, मेरे काले रंग की वजह से परिवार के लोग मुझे मूर बुलाते थे। वो पूछती, मूर तुम बैप्टाइज किए गए थे ना? हाँ, उससे पहले सरकमसाइज भी किए गए होंगे। खतना। इतनी बेशर्म थी वो लड़की। और एक दिन अचानक यहूदियों की धार्मिक माला के साथ उसने ईसाई क्रूस लटका लिया। तो पूछने पर बताया कि धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आयरिश बगावत की तरफदारी में उसने ऐसा किया था। उसे आयरिश बगावत के बारे में वो क्या नाम है, लिज़ी ने बताया था। लिज़ी एंगल्स की प्रेमिका थी। हाँ, लिज़ी खेतों में काम करती थी और उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। और एंगल्स 9 भाषाओं में पारंगत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन दोनों का साथ कैसा होगा, लेकिन वे एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। लिज़ी आरिश क्रांति से जुड़ी हुई थी। तभी उसको रात के घर जाती, वो रात भर शराब पीते और आयरिश लोकगीत गाते। Hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon. For the pikes will speed together by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. For the pikes will speed together by the rising of the moon. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. One more for signal, broken whistle, and the marching tune. For your pike upon your shoulder. फिर वो खौफनाक रात आई, जिस रात अंग्रेज सरकार ने 2 आयरिश नौजवानों को, 2 आयरिश बच्चों को सरेआम सोहो के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया। भीड़ नशे में चिल्ला रही थी कि इन अंग्रेजों की झूठी नजाकत और खुलेआम फांसियां। तुम लोग अब फांसी पर नहीं लटकाते हो, है ना? बिजली से या जहर देकर मार देते हो। पहले से ज्यादा सब्र है। उस रात अंग्रेज सरकार ने 2 आयरिश नौजवानों को, 2 आयरिश बच्चों को सरेआम सोहो के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के लिए आजादी की मांग कर रहे थे। एलेनोर बेताशा रोई। मैंने कहा कि एलेनोर, तुम्हारी उम्र अभी दुनिया के त्रास में डूबकर पागल होने की नहीं है, तुम अभी 15 साल की हो। तो उसने जवाब में कहा कि इसी बात का दुख है मूर मुझे कि मैं 13 नहीं, 14 नहीं, 15 साल की हूं। हाँ, वो 15 की थी और हमारे घर आते जाते हर नौजवान पर उसका दिल आ जाता था। मैं ऐसे लोगों की लिस्ट बता सकता हूं आपको। वो पेरिस का ब्यूर के नायक लीसा गारे, उस पर उसका दिल आ गया था। चलो कम से कम वो फ्रेंच था। जेनी शिन एक अंग्रेज से दिल लगा बैठी थी। अंग्रेजी मर्द अंग्रेजी खाने की तरह होते हैं। और लौरा की तो पूछे ही मत। मेरी बेटी के कूल्हे पर हाथ रखकर सरेआम घूमता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जेनी कहती, आप परेशान मत होइए, उसका परिवार क्यूबा से है। हाँ? जैसे क्यूबा में एक दूसरे के कूल्हे पर हाथ रखकर घूमने का रिवाज हो।
जैनी हमेशा मुझे शांत रखने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे फोड़ों को दबाने में नाकाम रही। अच्छा, आप लोगों को कभी फोड़े हुए हैं? हाँ? दुनिया में इससे घिनौनी बीमारी नहीं हो सकती। मैं तो ताउम्र इसका शिकार रहा हूं, और लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उसे फोड़े हुए हैं। बेवकूफ कहीं के, उन क्रांतिकारियों का क्या जिन्हें फोड़े नहीं हुए। ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। उसे उसका बाप मारता था, उसका बाथरूम गंदा था, जैसे शोषण का विरोध करने के लिए विकृत होना जरूरी हो। ये लोग नहीं जानते कि पूंजीवाद अपने आप में इंसानियत के खिलाफ है और खुद बगावत को जन्म देता है। और अभी कुछ लोग कह रहे थे कि पूंजीवाद अब सुधर गया है, पहले की तरह नहीं रहा। अभी कुछ हफ्ते पहले अखबार में एक खबर छपी थी कि नॉर्थ कैरोलिना में मुर्गियों का उत्पाद करने वाली फैक्ट्री का मालिक अपनी महिला कर्मचारियों को बाहर से बंद करके चला गया। जाहिर सी बात है, मुनाफा कमाने के लिए। मालिक की गैर हाजिरी में वहां आग लग गई और 25 महिला कर्मचारी जलकर राख हो गई। राख। गुस्से में मेरे फोड़े और जलने लगते। इन फोड़ों के साथ चलना, बैठना, उठना कितना मुश्किल होता है ये मैं जानता हूं। और डॉक्टर्स कहते हैं कि दर्द चला जाएगा। उन्हें क्या मालूम मेरे फोड़ों के बारे में। मैं रात भर सो नहीं पाता था और फिर मुझे इसका जवाब मिला, पानी। मुश्किल सवाल का आसान सा जवाब, पानी। कपड़े को गुनगुने पानी में डुबोकर जैनी मेरे फोड़ों पर रखती थी, मुझे आराम मिलता था। जब मैं बीच रात में दर्द से करा रहा होता था तो जैनी बिना शिकायत किए हुए मेरे फोड़ों पर पट्टी रखती थी। और जब जैनी नहीं होती थी तो लेंचेन ऐसा करती थी। लेंचेन। जब सोहो में गरीबी से हमारी कमर टूटी हुई थी तो जैनी की मां ने लेंचेन को भेजा था बच्चों की देखभाल के लिए। अब सोचिए कि हम अपने घर का सारा सामान गिरवी रख चुके थे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे और हमें तोहफे में नौकरानी मिली थी। ऊंचे परिवार में शादी करने से यही होता है दोस्त, ससुराल वाले पैसे छोड़कर तमाम बेकार की चीजें भेजते रहते हैं। और पिछली बार रेशमी कपड़े और चांदी के बर्तन भेजे थे और इस बार नौकरानी। हमने भी अपनी नई नवेली नौकरानी को रेशमी कपड़े और चांदी के बर्तन गिरवी रखने के लिए भेज दिया। लेकिन लेंचेन को नौकरानी कहना गलत होगा। हाँ, क्योंकि बच्चे उससे बेहद प्यार करते थे। जब भी जैनी बीमार पड़ती तो लेंचेन उसका ख्याल रखती थी, वो उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी। हाँ, लेंचेन की वजह से मेरे और जैनी के बीच तनाव भी रहा। एक बार जैनी ने पूछा सुबह, मार्क्स तुम लेंचेन को देख रहे थे? मैंने कहा देख रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे एक मर्द एक औरत को देखता है। अब ऐसी बहसों का अंत कभी सुखद नहीं हो सकता दोस्त। हम घर में इन सब चीजों से परेशान थे और बाहर था लंदन, 1858 का लंदन, जहां सिक्कों के बदले जिस्म खरीदे और बेचे जाते थे। गवैया अपने बंदर को कंधे पर लादे घूमता, खूमचे वाला सारंगी बजाता और कहीं कोई बूढ़ी भिखारिन आयरिश लोक गीत गाती। और इन सबके बीच मैं रोज ब्रिटिश म्यूजियम जाता ये सोचते हुए कि अगले साल तक इनमें से कितने जिंदा रहेंगे। दास कैपिटल के लेखक को उसके लायक ही जिंदगी मिलनी थी। अपने उसूलों से समझौता किए बिना मैं बेहतर जिंदगी की कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन जैनी मुझसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखती थी। हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक थी, कठोर और ईमानदार। और ईमानदार आलोचक जैसा खौफनाक जानवर दुनिया में नहीं हो सकता। वो मेरे लिखे से परेशान रहती। वो कहती कि दास कैपिटल की पहले पन्ने से बाजार तंत्र और उत्पादन क्षमता जैसे भारी शब्दों से मैं लोगों को उबा देता हूं। मजदूर संघ के एक नेता पीटर फॉक्स को जब मैंने दास कैपिटल तोहफे में दिया तो जेनी कहती कि मैंने उसे तोहफे में
हाथी दे दिया है। कहती हाँ हाथी तो है तुम्हारी ये किताब। मैं कहता जेनी, दास कैपिटल की तुलना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से मत करो। मैनिफेस्टो एक पर्चा था जनता के लिए, दास कैपिटल लंबे शोध का नतीजा है। वो कहती शोध है तो क्या हुआ, इसमें मैनिफेस्टो जैसी आग भरो मार्क्स। एक प्रेत यूरोप पर मंडरा रहा है, साम्यवाद का प्रेत। कहती हाँ यही तो चाहिए लोग। एक प्रेत यूरोप पर मंडरा, और फिर मुझे चढ़ाने के लिए दास कैपिटल की पहली लाइन पढ़कर सुना दी। जिस समाज में पूंजीवादी तरीके से उत्पादन होता है वहां पूंजी बहुतायत सामग्री की तरह एकत्रित होने लगती है। वो कहती कि इसे पढ़कर लोग सो जाएंगे। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये बोरिंग है? हाँ थोड़ा बोरिंग तो है। जेनी कहती कि थोड़ा बोरिंग जैसा कुछ नहीं होता मार्क्स। गलत मत समझो, वो दास कैपिटल को गंभीर शोध मानती थी और मैंने ये साबित किया था कि पूंजीवादी समाज आय और मूल्य दोनों में वृद्धि करेगा और पूंजीवादी समाज अपनी बनावट, अपनी व्यवहार की वजह से ऐसी ऊंच नीच पैदा करेगा कि मजदूर और मालिक दोनों वर्ग इंसानियत से मुंह फेर लेंगे। लेकिन जैनी मुझसे हमेशा पूछती थी कि मार्क्स, क्या लोगों तक तुम्हारी बात पहुंच रही है? पता है मार्क्स, सरकार ने तुम्हारी किताब क्यों छपने दी? क्योंकि उन्हें तुम्हारा लिखा समझ में ही नहीं आया और वे ये जान गए हैं कि आम आदमी भी तुम्हारी बातें नहीं समझ पाएगा। मैं कहता लेकिन दास कैपिटल की अच्छी समीक्षा छप रही है। वो कहती ओह उन्हें तो इंग्लिश लिख रहा है मार्क्स। मैं कहता जेनी तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो क्या? वो कहती तुम मर्द। हाँ मैं हमारी शादी से खुश नहीं हूं, लेकिन इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है बात। हाँ वो खुश नहीं थी, गलती शायद मेरी थी, क्योंकि जब हमें प्यार हुआ था तो वो 21 की थी और मैं 17 का, और वो बेहद खूबसूरत थी। गहरे सुनहरे बाल, बड़ी आंखें। जैनी के परिवार वाले भी मुझे काफी पसंद करते थे। ये अभिजात घर के लोग हम बुद्धिजीवियों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहते हैं। जैनी के पिता और मैं घंटों बैठकर यूनानी फलसफों पर बातें करते। हेराक्लीट्स और डेमोक्रेटस ने दुनिया पर काफी व्याख्या की है, लेकिन जरूरत दुनिया को बदलने की। खैर, जब मुझे जर्मनी से निकाल दिया गया तो मैं पेरिस चला आया। जैनी मेरे साथ आई। हमने वहां शादी थी। गरीब थे लेकिन खुश थे। हम रात भर कैफे में बैठकर दोस्तों के साथ बातें किया करते थे। गजब का झुंड था हमारा, सबके सब कंगाल। बकूनिन हमारा अराजकतावादी साथी, लंबा चौड़ा दड़ियल। एंगिल्स हमारा नास्तिक नौजवान। हाइने दार्शनिक कवि। स्टेनर हम सब से अलग शून्यवादी दार्शनिक। प्रूदो कहता कि संपत्ति चोरी है, लेकिन अपनी कैसे बढ़ाई जाए ये सोचने से कभी बाज नहीं आता था। लेकिन पेरिस में गरीब और लंदन में गरीब होने में फर्क है। जब हम कुछ ही महीनों बाद लंदन आए और जैनी कुछ ही हफ्ता बाद फिर से गर्भवती हो गई, तो मुझे लगा कि लंदन की सर्दियों में बच्चों को लाने के लिए जैनी मन ही मन मुझे दोष देती है। हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था। एक बार जैनी को चेचक हुआ, वो ठीक भी हो गई, लेकिन कुछ दाग उसके चेहरे पर रह गए। मैंने कहा जैनी तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसका दुख कम नहीं। जैनी ने मेरे लिए सहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सबसे पहले उसने ये माना कि मैं बाकियों की तरह दफ्तर जाकर नौकरी नहीं कर सकता। हाँ, एक बार मैंने रेलवे में क्लर्क की अर्जी भरी थी। रेलवे वालों का जवाब आया कि डॉक्टर मार्क्स, हमें आपका आवेदन पाकर गौरवान्वित महसूस हुआ है। हमारे यहाँ पहले कभी डॉक्टरेट इन फिलॉसफी पाए हुए विद्वान ने
किलर की नौकरी नहीं की है और हमें आपकी हैंड राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर मार्क्स, तो हमें बड़े खेद के साथ आपका प्रस्ताव खारिज करना पड़ रहा है। जैनी को मेरे विचारों पर भरोसा था, लेकिन मेरी ज्ञान भरी बातों से चिढ़ती होती। कहती थी जमीन पर उतरिए डॉक्टर साहब, कहती कि वेशी मूल्य के सिद्धांत और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को मैं मजदूरों की भाषा में समझाऊं। मैं कहता कि इसे समझने के लिए पहले समझना होगा कि कैसे श्रम शक्ति एक विशेष वस्तु है जिसका मूल निर्वाह शक्ति तय करती है और जो बाकी वस्तुओं का मूल्य तय करते हुए भी श्रम शक्ति के मूल्य से कम रह जाती है। वो कहती थी कि नहीं चलेगा मक्स, नहीं चलेगा। कहना चाहिए कि तुम्हारा मालिक तुम्हें कम पैसे देता है जिससे तुम्हारे परिवार का पेट तक नहीं भरता, और तुम्हारा मालिक तुम्हारी ही मेहनत से खूब पैसे बनाता है और वो अमीर होता जाता है और तुम गरीब के गरीब रह जाते हो। मानता हूं कि मेरे वेशी मूल्य के सिद्धांत को दुनिया भर में केवल 100 लोग ही समझ पाए होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है। अभी कुछ हफ्ते पहले तुम्हारे श्रम मंत्रालय की दस्तावेज देख रहा था, उसमें यह साफ लिखा था कि तुम्हारे मजदूर रोज पिछली दिन की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और उनकी मजदूरी घटती जा रही है। और नतीजा वही जो मैंने कहा था। तुम्हारे देश की 40% संपत्ति महज 1% अमीरों की जेब में है, और यह पूंजीवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ न तुम्हारे देश का बल्कि पूरे विश्व का पैसा हड़प रहे हैं। और यहां अमेरिका में तुम्हारे जेल भरे हुए हैं। कौन है इन जेलों में? कंगाल, गरीब। हां, किसी ने बेशक हिंसक और घिनौने अपराध किए होंगे, लेकिन बाकी सब तो चोर उचक्के और ड्रग्स डीलर ही हैं, और वो वही सब करते हुए पकड़े गए हैं जो बड़े पैमाने पर पूंजीवादी करता है। तुम लोगों को मालूम है मैंने और एंगल्स ने जेलों के बारे में क्या लिखा था? अपराधियों को उनकी गलती की सजा देने के बजाय हमें उन सामाजिक स्थितियों का नाश करना होगा जो अपराध को जन्म देती है, और समाज की यही जिम्मेदारी है ताकि हर व्यक्ति को मौका मिले जिससे वो अपना और अपने समाज का विकास कर सके। सुना तुमने? हाँ, हमने सरभारा की तानाशाही की बात की थी। किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं और ना ही किसी एक आदमी की, मजदूरों की एक अस्थायी तानाशाही जो सभी के हितों को ध्यान में रखकर एक नए समाज की नींव रखेगी, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो खुद को बर्खास्त कर देगी। लेकिन जाहिर सी बात है बाकुरिन मुझसे असहमत था। उसे मुझसे बहस करना पसंद था। वो कहता था कि सरकार को होना ही नहीं चाहिए। सरकार चाहे जिसकी हो, मजदूरों की लोकतांत्रिक सरकार क्यों ना हो, अगर सरकार के पास पैसा है, पुलिस है, पावर है, सेना है, जेल है, तो वो अपने आप अत्याचारी बन जाएगी। तुम लोग जानते हो उसे, हमारा अराजकतावादी साथी मिखाइल बाकुनिन। ऐसा जैसे मनगढ़ंत उपन्यास से कोई आदमी बाहर निकल कर आया। ब्रसेल्स में जब मैं और एंगल्स मैनिफेस्टो पर काम कर रहे थे तो उसने हमारे बारे में लिखा था कि मार्क्स और एंगल्स पक्के बुर्जुआ हैं। हम पक्के बुर्जुआ। यकीनन अगर बाकुनिन से बराबरी की जाए तो पूरी दुनिया बुर्जुआ है। क्यों? क्योंकि सुअर की तरह रहता था वो, और अगर कोई सुअर की तरह नहीं रहता, उसके सिर पर छत, घर में पियानो, कभी खाने को कच्चा ब्रेड और पीने को वाइन मिल जाती, तो बाकुनिन उसे बुर्जुआ करार देता। लेकिन उसमें हिम्मत बहुत थी। हाँ, हुक्मरानों ने उसे कैद करके साइबेरिया भेज दिया। वो वहां से भाग निकला और जहां जहां गया क्रांति की बातें करता रहा। अराजक समाज का निर्माण करना चाहता था, लेकिन उसकी अराजकता उसके दिमाग तक ही इंकलाब कर पाई। और वो लोग ना, मैं बगावत की कोशिश में लगभग अपनी ही रिवॉल्वर से मारा गया। तुमने उसकी तस्वीर देखी है?
बाकुनिन की राक्षस जैसा, हाँ, चमकता हुआ गंजर सिर था जिसे वो एक भूरी टोपी से ढकता था, लंबी घनी दाढ़ी, उग्र हाव भाव, दांत जेल का खाना खाकर झड़ चुके थे, और पैसों के मामले में बिल्कुल गाफिल। जब उसके पास पैसे होते थे तो वो लोगों में बांट देता था, और जब पैसे नहीं होते थे तो लोगों से पैसे लेता और कभी नहीं लौटाता। उसके पास घर नहीं था दोस्त, या यूं कह लो कि वो पूरी दुनिया को अपना घर मानता था। कभी भी किसी भी कॉमरेड के घर पहुंच जाता और कहता, खाने में क्या है और सोना कहाँ है। अब ऐसे में घर मेजबान का कम, मेहमान का ज्यादा लगने लगा। एक बार वो हमारे घर आ घुसा। हम लोग डिनर कर रहे थे, वो दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ घुसा। हम भौचक के रह गए। हमें लगा वो किसी दूसरे देश में है, क्योंकि जब भी उसकी बात होती तो यही सुनने को मिलता कि वो किसी दूसरे देश में इनकलाबी बना बैठा है। खैर, तो वो लगभग दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आया, अपनी पोपली हंसी हंसा और बोला, गुड इवनिंग कॉमरेड्स। और हमारे जवाब का इंतजार किए बिना हमारे बीच दबोच कर खाने लगा, गोश्त को चीज में डुबो कर, ब्रांडी के साथ। मैंने कहा, मिखाइल, वाइन पियो, ब्रांडी महंगी है। उसने वाइन का एक घूंट पिया, फौरन थूक दिया। ब्रांडी पीने से सोचने में मदद मिलती है, मार्क्स। और उसके बाद चीखना, चिल्लाना, उपदेश देना, तर्क करना। मैं गुस्से से लाल था, लेकिन मुझसे पहले ही जेनी बोल पड़ी, मिखाइल, बंद करो, तुम कमरे की सारी हवा खींच रहे हो। वो जोर से ठहाका मारकर हंसा, और फिर चीखना, चिल्लाना। मिखाइल के दिमाग में अराजकतावादी कचरा भरा था, ख्याली यूटोपियन बकवास। मैंने उसे संगठन से निकालना चाहा तो जेनी हंस पड़ी। जेनी कहती कि मार्क्स, ऐसा क्यों होता है कि 6 लोगों का क्रांतिकारी संगठन किसी एक को निकालने में लगा रहता है। वो एक हफ्ते तक हमारे बीच रहा, और एक रात जब हम रात भर शराब पीते रहे और बातें करते रहे, जब तक हमारी हालत बात करने लायक नहीं रही। और जब मैं उसकी एक दलील के बीच में सो गया तो बाकुनिन ने मुझे जगाकर अपनी बात बोली। गजब के दिन थे हमारे। 1871 की सर्दियां, जब पेरिस को कम्यून ने जीत लिया था। बाकुनिन अपने पूरे वजन के साथ इस क्रांति में कूद गया। फ्रांसीसी बाकुनिन को समझ गए थे। उनके बीच एक कहावत थी कि क्रांति के पहले दिन बाकुनिन हीरो है और दूसरे दिन उसे गोली मार देनी चाहिए। आप लोग जानते हैं पेरिस कम्यून के बारे में? हाँ, मैं बताता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड का भतीजा, बहुत बड़ा नालायक, हाँ, भीड़ में मुस्कुराता हुआ घूमता। जब उसी के देश में करोड़ों किसान अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे मर रहे थे तो उसने एक विधानमंडल बना रखा था और लोगों को मताधिकार देकर यह समझ बैठा था कि फ्रांस में डेमोक्रेसी है। प्रशासन अक्सर यही गलती करता है। इस नेपोलियन को शोहरत की ख्वाहिश थी तो उसने बिस्मार्क की सेना पर हमला बोल दिया। जर्मनों ने इसे चुटकियों में हरा दिया। जब जर्मन पेरिस गए तो पेरिस में उनका स्वागत बंदूकों से नहीं, सन्नाटे से हुआ। पेरिस की मूर्तियों पर काले कपड़े लटके हुए थे, खिड़कियों से काले झंडे लहरा रहे थे। यह था भीषण प्रतिरोध वहां के लोगों का, जिसे जर्मनों ने भांप लिया था और वे भाग गए थे। फ्रांस के पुराने हुक्मरान थे दी रिपब्लिकन, उनकी भी शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई। वे डर से कांप उठे जब उन्हें पता चला कि जर्मनों के जाने के बाद पेरिस वहां के लोगों के कब्जे में है। वहां के मजदूर, गृहणियां, लेखक, नागरिक, सब ने मिलकर एक नई व्यवस्था कायम की थी। सरकार नहीं, उससे भी शानदार कुछ ऐसा जिससे सरकारें डरती थी। एक कम्यून, लोगों की एक संगठित ताकत, यह था पेरिस कम्यून। सड़कों पर हमेशा लोग होते, बातें करते,
पूरा शहर फ्रांसीसी फौज से घिरा था जो कभी भी धावा बोल सकती थी, लेकिन लोगों ने रातों रात व्यवस्था को बदला। पेरिस दुनिया का पहला आजाद शहर था। और मैं बाकुनिन से कहता कि बाकुनिन, जानना चाहते हो सर्वहारा की तानाशाही कैसी होती है? पेरिस का कम्यून देखो, यह होता है लोकतंत्र। तुम्हारे इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में चुनाव के नाम पर सर्कस होता है, जहां आवाम को उन्हीं पुरानी पार्टियों में से किसी एक को अपना नया मालिक चुनना होता है और सरकार चाहे जिसकी हो, देश पर अमीरों का राज कायम रहता है। पेरिस कम्यून 2 महीने तक चला और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों ने एक ऐसी संस्था का चुनाव किया जो गरीबों की प्रतिनिधि, जिसके नियम गरीबों के लिए थे। उसने गरीबों के सारे कर्ज माफ कर दिए, उनके लगान टाल दिए, लोगों की जरूरतों का सामान गिरवी से छुड़ा लिया, पुरानी म्यूजियमों को खोला गया, महान गुस्ताव कुर्बे की बनाई तस्वीर को कलाकार इमारत की संग पर लटकाया गया, औरतों को शिक्षा देने का नियम लागू किया गया। हाँ, उन दिनों औरतों को शिक्षा कहीं नहीं दी जाती थी, तुम्हारे इंग्लैंड, अमेरिका में भी नहीं। कम्यून की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल हुआ। हवा से हल्के गुब्बारे का इस्तेमाल कर पेरिस और उसके आसपास के गांवों में पर्चे बांटे गए और थोड़े ही समय बाद पेरिस और उसके आसपास के हर मेहनतकश के हाथ में एक पर्चा था जिस पर लिखा था कि हमारे लक्ष्य एक है। कम्यून ने स्कूलों की होने की वजह को लोगों को बताया। क्यों होते हैं स्कूल? बच्चों को सच, प्यार और शराफत के साथ जीना सिखाने के लिए। मैंने तुम्हारी लंबी बहसों को पढ़ा है अखबारों में, बकवास। तुम लोग बच्चों को पूंजीवादी समाज में कामयाब होना सिखाते हो। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को सच और इंसाफ के लिए खड़ा होना सिखाया है? इन इनकलाबियों को इंसाफ का मतलब पता था, तभी इन्होंने राजनीतिक और क्रांतिकारी दोनों तरह के अत्याचार के प्रतीक ग्लोथिन को तोड़ा और फिर लाल रुमाल बांधे लोगों ने एक विराट लाल झंडा लहराया। इमारतों से लाल रेशमी कपड़े लहरा रहे थे। वो सबसे पहले शहर के बीचों बीच खड़ी नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति का उन्मादी सिर तोड़ा गया। वो भीम का मस्तक ये झंडा संपूर्ण मानवता का प्रतीक है, क्रूरता के खिलाफ खड़ी इंसानियत का प्रतीक है। और वहां के बच्चे, औरतें, बूढ़े खुशी से रो रहे थे। सड़कों पर हमेशा लोग होते, बातें करते, लोगों में बौद्धिकता बढ़ने लगी थी। लोग पहले से ज्यादा खुश थे। सड़कें सबके लिए महफूज थी, बिना किसी पुलिस के। यह होता है साम्यवाद। खैर, कम्यून ने जो उदाहरण रखा उसे सरकारें कांप उठी और कुछ ही हफ्तों बाद रिपब्लिकन की सेना शहर में कूच कर गई और उसने सरेआम नरसंहार शुरू कर दिया। कम्यून के लीडरों को उठाया गया, कब्रिस्तान ले जाया गया और एक दीवार के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। 35,000 बेगुनाह लोग मारे गए। इन भेड़ियों ने कम्यून को खत्म कर दिया, लेकिन वो हमारे समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
मैंने और बाकुनिन ने पीकर झगड़ा किया, थोड़ा और पिया और झगड़ा करने लगे। मैंने कहा, मिखाइल, तुम्हें सरभारा की तानाशाही के बारे में कुछ नहीं मालूम। पिछली बातों को अचानक झटक कर नई व्यवस्था नहीं लाई जा सकती। समाज के पुराने अवशेष पर ही नए का निर्माण होता है और इसमें वक्त लगता है। मिखाइल, उसने कहा, नहीं, आजादी मिलने के तुरंत बाद समाज को नई व्यवस्था में बदल जाना चाहिए, नहीं तो मिली हुई आजादी उससे छिन जाती है। बात बढ़ने लगी। मैंने कहा, मिखाइल, तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। चिल्लाया, साले घमंडी मार्क्स, तुम नहीं समझ रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे सिद्धांत पढ़कर मजदूर क्रांति करेंगे? नहीं, उनका गुस्सा खुद भड़केगा और उनके इंकलाब को तुम्हारी नीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान कोई नहीं समेट पाएगा। शोषण की कोख से क्रांति जन्म लेती है मार्क्स, तुम्हारे सिद्धांतों से नहीं। मैं थूकता हूं तुम्हारे सिद्धांतों पर। और ये कहते हुए उसने मेरे फर्श पर थूक दिया। मैंने कहा, मिखाइल, तुम मेरे सिद्धांतों पर थूक सकते हो, लेकिन मेरे फर्श पर नहीं। हा? चलो साफ करो इसे। वो दहाड़ उठा जंगल के किसी भयंकर जानवर की तरह और मुझ पर कूद गया। उसका भारी शरीर, हम जमीन पर लेटते हुए कुश्ती लड़ते रहे, लेकिन कोई किसी पर हाथ नहीं उठा पा रहा था क्योंकि शराब इतनी पी रखी थी। हम जमीन पर लेटे हुए सांसें भरते रहे, लेकिन अचानक बाकुनिन उठा, जैसे तालाब से हिप्पोपोटेमस उठता है, और मेरी खिड़की के बाहर पेशाब करने लगा। मैंने कहा, मिखाइल, मिखाइल, ये क्या कर रहे हो मिखाइल? तुम देख नहीं रहे क्या? तुम्हारी खिड़की के बाहर मूत रहा हूं। कितने घिनौने हो तुम मिखाइल। मैं लंदन पर मूत रहा हूं, मैं पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर मूत रहा हूं मार्क्स। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पैंट का बटन लगाकर जमीन पर पड़ा खर्राटे भरने लगा। और थोड़ी देर बाद मैं भी जमीन पर लेटे हुए सो गया और सुबह जैनी ने हमें उसी हालत में उठाया। वे लोग कम्यून को नहीं चलने दे सकते थे। नहीं, कम्यून बेहद खतरनाक था। इस सड़ी हुई दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही उम्मीद भरा, इसीलिए उन्होंने कम्यून को खत्म कर दिया। और आज भी यही होता है ना दोस्त, जब भी कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है, कोई नया प्रयोग किसी विचारधारा के तहत नहीं, बस भोलेपन के तहत, तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। और हुक्मरान जिन्हें बदलाव पसंद नहीं, कभी छिपकर, कभी लालच देकर, कभी हत्याओं से ऐसे लोगों को तहस नहस कर देते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीवाद जीत गया है। जीत गया या सिर्फ इसीलिए कि शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं और कुछ लोग पहले से ज्यादा अमीर हो गए हैं? मत भूलो, आज भी तुम्हारे देश में 40% लोग गरीबी में रहते हैं और आज भी 40,000 बच्चे हर साल पैदा होते ही मर जाते हैं। तुम लोगों के पास विज्ञान के चमत्कार है। हाँ? तुमने आदमी को चांद पर भेज दिया, लेकिन उनका क्या, जो जमीन पर है, वे क्यों इतने डरे हुए हैं? वे क्यों शराब पीते हैं, क्यों ड्रग्स लेते हैं, क्यों हत्या करते हैं? और ये सब अखबार में छपा है। और तुम्हारे नेता नाज करते हैं, कहते हैं कि हम देश को फ्री इंटरप्राइज बनाएंगे। क्या सभी लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं? उन्हें नहीं मालूम फ्री इंटरप्राइज का इतिहास? मैं बताता हूं। जब सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करती और अमीरों के तलवे चाटती, जब लाखों करोड़ों एकड़ जमीन रेल रोड कंपनियों को फ्री में बांट दी जाती है और उसी रेल रोड पर काम करते हुए जब मजदूर मर जाता है, तब जन्म लेता है तुम्हारा ये फ्री इंटरप्राइज। और जब कोई मजदूर, कोई गरीब इसके खिलाफ आवाज उठाता है,
तो तुम्हारी सरकार अपनी सेना कुत्तों की तरह उसे छोड़ देती है। मैंने पूंजीवाद के इसी फ्री इंटरप्राइज के खिलाफ दास कैपिटल लिखा था। इंग्लैंड में कपड़ों की मिलों में छोटी बच्चियों से काम करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियां छोटी होती हैं। अमेरिका की मिलों में 10 साल से बच्चियां काम करती थी और 25 तक होते होते मर जाती थी। और तब भी तुम्हारा पूंजीवाद ऐसा ही था और आज भी तुम्हारा पूंजीवाद ऐसा ही है। हाँ, देखा है तुम्हारे चमकते इश्तेहारों को ऊंची मीनारों पर, टीवी पर। कितना ज्यादा देखते हो तुम ये चमकते हो इश्तेहार और कितना कम समझते हो। तुम लोग इतिहास नहीं पढ़ते क्या? और तुम्हारे स्कूलों में आजकल क्या बकवास पढ़ाया जाता है। कमेटी बड़ी संवेदनशील है। सुनो, 1848 में जब मैं पेरिस में था जेनी के साथ, तो मैंने लिखा था कि आधुनिक उद्योग में लोग अपने काम से विरक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम अरुचि पैदा कर रहा है। लोग अपने आप से विरक्त हो रहे हैं, न सिर्फ प्रकृति से। हूटर की आवाज, तेल की गंध, ग्रीस का स्वाद उनके जहन में गुस्सा भर रहा है। लोग एक दूसरे से विरक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे दौड़ना चाहता है। जीसस नहीं आ पाया तो मार्क्स चलाया।